सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, सोनपुर गांव सुनहरी रोशनी से नहा उठा। खेतों में लहलहाती फसलें हवा के साथ झूम रही थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। कच्ची गलियों से गुजरते लोग एक दूसरे को मुस्कुराकर राम राम कहते हुए अपने काम पर निकल पड़ते। सोनपुर की सबसे बड़ी पहचान उसकी मिट्टी नहीं, बल्कि वहां के लोगों का प्यार और अपनापन था। चौपाल पर बैठे रामू काका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। भाई आज भी अगर कोई भूखा सो जाए तो समझ लेना सोनपुर की इंसानियत खत्म हो गई। गोपाल काका हंसते हुए बोले। अरे रामू, जब तक इस गांव में ऐसे लोग हैं, कोई भूखा नहीं सो सकता। इतने में एक बुजुर्ग ने गहरी सांस भरते हुए कहा। काश चेतक लाल आज जिंदा होते। गांव की आधी परेशानियां तो वही मुस्कुराकर दूर कर देते थे। यह सुनते ही चौपाल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चेतक लाल सोनपुर के सबसे ईमानदार व्यापारियों में से एक थे। अनाज खरीदने बेचने का उनका बड़ा कारोबार था। लेकिन पिछले साल एक लंबी बीमारी ने उन्हें उनके परिवार से हमेशा के लिए छीन लिया। उनके जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों के कंधों पर आ गई। बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा चेतन। अरुण की पत्नी गौरी थी, जबकि चेतन की पत्नी लता। घर में उनकी मां हरियाली देवी भी रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन परिवार को एकजुट रखने की उम्मीद आज भी उनके दिल में जिंदा थी। अरुण का 10 साल का बेटा राहुल पढ़ाई में पूरे स्कूल का सबसे होशियार बच्चा था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और हर काम में उनकी मदद करता था। चेतक लाल के जाने के बाद दोनों भाई मिलकर अनाज का कारोबार संभालने लगे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अरुण मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और अपनी बात मनवाना उसे पसंद था। वहीं चेतन का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह हमेशा मुस्कुराकर बात करता, चाहे सामने गरीब किसान हो या बड़ा व्यापारी। सबको एक जैसा सम्मान देता। एक दिन गोदाम पर एक बूढ़ा किसान बोरी उतारते उतारते थक गया। चेतन तुरंत दौड़कर पहुंचा। अरे काका, रहने दीजिए, मैं उठा देता हूँ। किसान मुस्कुराकर बोला। बेटा भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तेरे पिता भी बिल्कुल ऐसे ही थे। चेतन ने सिर झुकाकर कहा। काका, बाबूजी कहा करते थे कि ग्राहक नहीं परिवार आता है, बस उन्हीं की सीख निभा रहा हूँ। दूर खड़ा अरुण यह सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्की सी कसक जरूर उठी। दोपहर का समय था। पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। कुछ देर तक सब चुपचाप भोजन करते रहे। तभी गौरी ने थाली रखते हुए कहा। सुनिए जी, आज गोदाम में फिर बहुत काम रहा होगा। अरुण ने धीरे से कहा। हाँ, काम तो था। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, अहंकार था। होगा भी क्यों नहीं, इस घर का सारा बोझ तो आप ही उठाते हैं। दादी की दवाई, घर का राशन, राहुल की पढ़ाई, सब आपकी मेहनत से चलता है। चेतन ने मुस्कुराकर कहा। भाभी, घर सबके साथ से चलता है। गौरी तुरंत बोली। साथ देने और जिम्मेदारी उठाने में बहुत फर्क होता है देवर जी। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। हरियाली देवी ने प्यार से कहा। बहू, ऐसा मत कहो। मेरे दोनों बेटे बराबर हैं। एक हिसाब संभालता है तो दूसरा लोगों का विश्वास। गौरी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। अम्मा जी, आपको तो हमेशा छोटा बेटा ही अच्छा लगेगा, लेकिन सच यही है कि अगर अरुण जी न हो तो यह घर एक दिन भी न चले। हरियाली देवी का चेहरा उतर गया। लता चुपचाप सब सुन रही थी। उसका मन हुआ कि वह जवाब दे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह जानती थी, कुछ रिश्ते बहस से नहीं, धैर्य से बचाए जाते हैं। अगली सुबह गोदाम पर किसानों की भीड़ लगी हुई थी। एक किसान ने आवाज लगाई। चेतन बेटा, पहले मेरा अनाज देख ले। दूसरा बोला। नहीं नहीं, पहले मेरा हिसाब कर दे। तेरे हाथ का हिसाब कभी गलत नहीं होता। तीसरा किसान मुस्कुराकर बोला। जब चेतन सौदा करता है तो दिल को तसल्ली रहती है। काका, पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से तौल करेंगे। चेतन हर किसी से मुस्कुराकर बात कर रहा था। एक बुजुर्ग किसान ने अरुण की तरफ देखते हुए कहा। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन चेतन की बातों में इतना अपनापन है कि मन खुश हो जाता है।
अरुण ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं काका। लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़े, अरुण की मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा, हर ग्राहक चेतन का नाम ले रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया, मैं भी तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर लोग सिर्फ चेतन को ही क्यों याद रखते हैं? उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा बीज बो देगा जो एक दिन पूरे परिवार को बिखेर देगा। गोदाम से घर लौटते समय भी अरुण के कानों में किसानों की वही बातें गूंज रही थीं। हर शब्द जैसे उसके दिल पर चोट कर रहा था। वह पूरे रास्ते चुप रहा। घर पहुंचते ही गौरी ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। वह समझ गई कि आज फिर गोदाम में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अरुण के मन की आग को और भड़का दिया है। वह पानी का गिलास लेकर उसके पास आई और बोली, क्या बात है जी, आज फिर किसी ने चेतन की तारीफ की क्या? अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज भी सारे किसान उसी के पास जमा थे। कोई उससे तौल करवाना चाहता था, कोई उसी से हिसाब करवाना चाहता था, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। गौरी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले ही कहती थी, जब तक चेतन इस घर और गोदाम में रहेगा, लोग उसी का नाम लेंगे। अरुण चुप रहा। गौरी ने बात आगे बढ़ाई, जरा सोचिए, गोदाम आपके पिता का था, बड़े बेटे आप हैं, मेहनत भी सबसे ज्यादा आप करते हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? चेतन का। अरुण ने पहली बार गुस्से में कहा, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? गलती आपकी नहीं, आपकी भल मनसाहत की है। आपने अपने हिस्से का सम्मान भी दूसरों को दे दिया। गौरी बोली। उसकी बातें धीरे धीरे अरुण के मन में झर की तरह उतरती चली गईं। रात का खाना भी बिना किसी बातचीत के खत्म हुआ। हरियाली देवी ने महसूस कर लिया था कि घर का माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा सुबह दोनों बेटों से आराम से बात करेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि देर हो चुकी है। रात के करीब 10 बजे पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। तभी अरुण तेज कदमों से चेतन के कमरे की तरफ बढ़ा। चेतन, बाहर आओ। आवाज सुनकर चेतन और लता बाहर आ गए। हरियाली देवी भी घबराकर कमरे से निकल आईं। क्या हुआ बेटा? अरुण का चेहरा गुस्से से लाल था। आज फैसला हो जाएगा। अब इस घर में हम दोनों भाई साथ नहीं रहेंगे। चेतन हैरान रह गया। भैया, आखिर मेरी गलती क्या है? गलती? अरुण जोर से चिल्लाया। गलती? तेरी गलती यह है कि आज पूरे गांव में लोग मुझे नहीं, तुझे पहचानते हैं। चेतन की आंखें भर आईं। भैया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जो कुछ है हम दोनों का है। लेकिन गौरी बीच में बोल पड़ी। बस बस, अब मासूम बनने का नाटक मत करो। अगर इतनी ही अच्छाई है तो कहीं और जाकर दिखाओ। हरियाली देवी रोते हुए बोली। बहू, ऐसी बातें मत करो। भाई कभी अलग नहीं होते। गौरी ने कठोर स्वर में कहा। अम्मा जी, अब फैसला हो चुका है। लता हाथ जोड़कर बोली। भैया, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन माँ जी को इस उम्र में घर से मत निकालिए। अरुण ने नजरें फेर ली। आज रात ही ये घर छोड़ दो। ये सुनकर हरियाली देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। चेतन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। लता ने जल्दी से एक छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया। तीनों बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। आधी रात, सुनसान सड़क, चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते तीनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हरियाली देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेतन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, रोइए मत। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लता भी बोली। माँ जी, भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। इतने में हरियाली देवी को कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मेरा भाई रघुनाथ, वह पास के गांव में रहता है। अकेला है। रामनगर रेलवे स्टेशन के बाहर समोसों का छोटा सा ठेला लगाता है। शायद वह हमारी मदद कर सके। सुबह होते ही तीनों रघुनाथ के घर पहुंचे। आंगन में रघुनाथ समोसों के लिए आलू उबाल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हरियाली देवी पर पड़ी, वह दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा तीनों के चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना कोई सवाल किए उन्हें घर के अंदर बैठाया।
पानी पिलाया। कुछ देर बाद हरियाली देवी ने पूरी बात बता दी। रघुनाथ की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने चेतन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दुख मत कर। कभी कभी इंसान से उसका घर छिन जाता है ताकि उसे उससे भी बड़ा मुकाम मिल सके। चेतन बोला, मामा जी, मैं मेहनत से नहीं डरता, बस माँ को फिर कभी दुखी नहीं देखना चाहता। रघुनाथ मुस्कुरा दिए। बस यही बात मुझे पसंद आई। उन्होंने अपने कांपते हाथ दिखाते हुए कहा, अब मुझसे पहले जैसी मेहनत नहीं होती। कई बार सोचता था कि इस ठेले का क्या होगा। अगर तुझे मंजूर हो तो आज से यह ठेला तू संभाल ले। चेतन घबरा गया। नहीं मामा जी, ये आपकी मेहनत है। रघुनाथ हंस पड़े। मेहनत बांटने से कम नहीं होती बेटा, बढ़ती है। अगले ही दिन से रघुनाथ ने चेतन को समोसे बनाना सिखाना शुरू कर दिया। आलू में कितना मसाला डालना है, मैदे को कितना गूंदना है, तेल कितना गर्म होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समोसा सिर्फ हाथों से नहीं बनता, दिल से बनता है। जिस दिन ग्राहक तेरे व्यवहार का स्वाद छक लेगा, उस दिन वह कहीं और नहीं जाएगा। चेतन ने हर बात अपने दिल में उतार ली। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन रामनगर रेलवे स्टेशन पर उसके हाथों से बने समोसों की खुशबू उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह रामनगर रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पहली ट्रेन आने में अभी कुछ ही समय बाकी था। रघुनाथ, चेतन, लता और हरियाली देवी मिलकर ठेला स्टेशन के बाहर लेकर पहुंचे। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, घबराना मत, मैं यहीं खड़ा हूं। चेतन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कड़ाही में तेल गरम किया, फिर अपने हाथों से पहला समोसा धीरे से तेल में छोड़ा। छन्न! कुछ ही मिनटों में सुनहरे समोसे तैयार होने लगे। गर्मा गर्म समोसों की ऐसी लाजवाब खुशबू उठी कि हवा के साथ पूरे रामनगर रेलवे स्टेशन में फैल गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक यात्री बोला, भाई साहब, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? दूसरा मुस्कुराया। स्टेशन के बाहर नया समोसे वाला आया है, चलो एक बार छक्कर देखते हैं। देखते ही देखते ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग गई। एक ग्राहक जाता तो दूसरा आ जाता, दूसरा जाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। लता तेजी से समोसे डी रही थी। रघुनाथ दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक यात्री ने समोसे का पहला निवाला खाते ही कहा, वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए। दूसरा बोला, भाई 8 समोसे और पैक कर दो, घर वाले भी खाएंगे। स्टेशन का चाय वाला हंसते हुए बोला, लगता है अब मेरी चाय से ज्यादा तुम्हारे समोसों की चर्चा होगी। चेतन मुस्कुराकर बोला, भैया, आपकी चाय और मेरे समोसे साथ रहेंगे, तभी लोगों का सफर यादगार बनेगा। सब लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि रामनगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऐसा समोसे वाला बैठता है जिसके समोसों में सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी मिलता है। जो किसान पहले सोनपुर में अनाज बेचने आते थे, अब वे भी रामनगर आते समय चेतन के समोसे जरूर खाते। एक किसान अपने साथी से बोला, अरे, ये तो चेतक लाल का छोटा बेटा चेतन है। देखो, मेहनत ने इसकी किस्मत बदल दी। दूसरा किसान मुस्कुराकर बोला, समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में चेतन की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी कमाई से ठेले की जगह स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, चेतन समोसा हाउस। अब पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। उधर सोनपुर में अरुण का कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। उसका गुस्सैल स्वभाव ग्राहकों को दूर करने लगा। एक दिन एक किसान बोला, अरुण, व्यापार में हिसाब जितना जरूरी है उतना ही व्यवहार भी। दूसरे किसान ने कहा, जब चेतन था तो मुस्कुराकर हमारी बातें सुनता था, अब पहले जैसा मन नहीं लगता। यह सुनकर अरुण चुप हो गया। उस रात वह गोदाम में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसे अपने पिता चेतक लाल की बातें याद आने लगीं। अरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुद से बोला, मैं कितना गलत था। मुझे लगता था चेतन सिर्फ मेरा हाथ बटाता है, लेकिन सच तो यह है कि वही इस कारोबार की जान था। मैंने अपने ही भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अगली सुबह अरुण बिना देर किए रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा।
उसने देखा चेतन दुकान पर ग्राहकों को मुस्कुराकर समोसे परोस रहा था। अरुण कुछ देर दूर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। चेतन ने बड़े भाई को देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। भैया, आप? अरुण की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, चेतन, मुझे माफ कर दे। मैंने ईर्ष्या में आकर अपना ही घर उजाड़ दिया, मां को दुख दिया, तुझे घर से निकाल दिया। आज समझ आया कि सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो सबका दिल जीत ले। ये कहते कहते अरुण रो पड़ा। चेतन की आंखें भी नम हो गईं। वह आगे बढ़ा और अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। भैया, अपने कभी पराये नहीं होते। जो बीत गया उसे भूल जाइए। हम फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमारा परिवार बिखरा था। इतने में हरियाली देवी भी बाहर आ गईं। उन्होंने दोनों बेटों को गले मिलते देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, चेतकलाल जी की आत्मा भी खुश होगी। घर धन से नहीं, भाइयों के प्रेम से चलता है। गौरी भी शर्मिंदा होकर लता के पास आई। लता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। लता ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, परिवार में माफी नहीं, अपनापन होना चाहिए। आइए सब कुछ फिर से नया शुरू करते हैं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर फिर से अनाज का कारोबार संभालना शुरू किया। साथ ही चेतन समोसा हाउस भी दोनों मिलकर चलाने लगे। धीरे धीरे दोनों का अनाज का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और समोसों की दुकान पूरे जिले की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग अक्सर कहा करते थे, जहां मेहनत, ईमानदारी और प्रेम एक साथ हों, वहां सफलता खुद चलकर आती है।